हाई नीट एस्पिरेंट्स ऑफ 2025 आप परेशान हो बच्चे, बहुत चीज़ों को लेके आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। क्वेश्चंस क्या है, एज लिमिट आने वाला है, अटेम्प्ट्स में लिमिट आने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा या 2 टाइप में होगा, मतलब प्री और मेन में होगा। और भी कई तरह के इस तरह के चेंजेस हैं जो आपने सुने हैं, पर या एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला है, या एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला जाएगा, और एग्ज़ाम को काफ़ी टफ मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा टफर साइड पे होंगे ताकि एग्ज़ाम को ज़्यादा मुश्किल बनाया जा सके। ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका ज़रूर है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और आपके हो सकता है कि साथ साथ घर वाले भी परेशान हों। तो ये वीडियो एंड तक देखना, छोटा वीडियो है लेकिन आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको फैक्चुअल बेसिस पे मिलेंगे। मैं पीछे का सारा फैक्ट आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, आपकी जो परेशानी है उसको भी क्लियर करता हुआ चलूंगा, और जो भी मैं बोलूँगा उसका एक रीज़न दूंगा, और ऐसा रीज़न दूंगा जो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको उसे ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये गारंटी है कि आने वाला बहुत सा टाइम आप बचा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में 164 डेज रह गए हैं। आज से जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 164 डेज रह गए हैं। अब कब इस वीडियो को देखते हैं, आज के टाइम से आप एक दिन घटाते चले जाएं, और याद रखना आपका एक दिन ही की तैयारी ना करना आपको आपके MBBS ड्रीम से दूर लेकर जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक राधा कृष्णन नाम की कमेटी की रिपोर्ट से, ठीक है। राधा कृष्णन नाम की रिपोर्ट, ये जो कमेटी है ये कब बनी थी, जब नीट UG में 2024 के अंदर बिहार के अंदर और कुछ गुजरात के अंदर, बिहार में ज़्यादातर, एक पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर, एक मैं नाम नहीं ले रहा, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आया, और वो मैटर इतना बड़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँच गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचने के बाद वहां से डिसीजन आता है कि नीट जो है वो क्लीन है, हमें जो एग्ज़ाम लीक होने के जो सबूत हैं वो इतने नहीं मिल पाए कि हम ये बोल सकें कि बहुत बड़े लेवल पर एग्ज़ाम लीक हुआ है, छोटे मोटे लेवल पे, छुटपुट लेवल पे हुआ है जो कि पकड़ लिया गया। सो नीट को क्लीन घोषित कर दिया गया। लेकिन साथ ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसके अंदर इसरो के चीफ, IITN मतलब बड़े औहदे पर बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग थे कमेटी में, नाम है पर कोई फायदा नहीं है, वो कौन सा आप UPSC के एग्जाम में आने वाला है। तो एक कमेटी बनाई, क्यों बनाई, कि एग्जाम को लीक प्रूफ बनाना है। देखो सबसे पहली बात, NMC ने या NTA ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पहली बात तो माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक कमेटी बनाई जो पेपर को लीक प्रूफ बना सके। अगर लीक हुआ ही नहीं और तो फिर लीक प्रूफ बनाने के लिए कमेटी बनाई ही क्यों। चलो बात छोड़ते हैं। कमेटी को बोला गया कि वो कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आएगी, ठीक है। कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आई है 4 महीने बाद। तो आप खुद देख लो कमेटी की सीरियसनेस क्या है। तो कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पेपर को ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए, ठीक। अब क्या हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कुछ सजेशंस थे, जिस सजेशन के अंदर एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, सिलेबस के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने, मतलब 2 पेपर को टायर 1 टायर 2 में कराने, मतलब प्री और मेन में कराने के लिए, और जो एग्ज़ाम पेपर है उसको सेंटर तक सीधा मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू पहुंचाने की जैसी और भी बहुत सारी सलाह थी, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पेपर को सिक्योर बनाना। तो एज लिमिट पेपर की सिक्योरिटी खराब करने में उसका कोई रोल है? मुझे नहीं लगता। आप बताओ, क्या अटेम्प्ट की लिमिट को घटाने या बढ़ाने से पेपर की सिक्योरिटी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आप बताओ, नहीं ना। तो बस उस कमेटी में जो काम की चीजें थी उसे छोड़ के बेकार की चीजों पर खूब फोकस किया गया। फिर भी धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही थी, बच्चों को ठीक से समझाया जा रहा था कि नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आएगा, चिंता मत करो। लेकिन तभी क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान इस कमेटी से मिलते हैं और उसके बाद एक बात बोल देते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो प्लीज़ कोऑपरेट करें, जनवरी तक कुछ चेंजेस हम नीट में लेकर आने वाले हैं। अब बच्चे डर जाते हैं कि स्टेट्स को क्यों कोऑपरेट करने को बोला जा रहा है।
क्यों धर्मेंद्र प्रधान उनसे मिले और क्यों कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसको ग्रीन फ्लैग दे दिया गया। ठीक है, अब पहली बात हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना। जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ था, जब नीट सबसे पहले आया था, ठीक है, मैं इस बात का जवाब दूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो स्टेट्स को कोऑपरेट करने को बोला, वो क्यों बोला। आपके दिमाग में यही नहीं होना चाहिए सिर्फ एज लिमिट के लिए या टाइम ऑफ लिमिट के लिए बोला होगा, कुछ और भी बात हो सकती है। शुरू करता हूं। सबसे पहले जब नीट आया, जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले AIPMT होता था, एम्स का अपना अलग एग्जाम होता था, जिपमर का अलग एग्जाम होता था, डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग प्री मेडिकल टेस्ट होता था। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई थी, अपने यहाँ पर कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं रखी हुई थी। ज़्यादातर, कुछ ने रखी थी पर ज़्यादातर ने नहीं रखी थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कुछ स्टेट्स के पास नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स बहुत ज़्यादा है, और नंबर ऑफ प्राइवेट सीट से कितनी कमाई होती है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक MBBS सीट का क्या कीमत है और कितना डोनेशन वहाँ पर लिया जाता है, कितनी फीस भरी जाती है, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, कितने हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, और कितने रुपए का एक MBBS बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है। ठीक है, तो एक स्टेट की इकोनॉमी, एजुकेशनल इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डिपेंड हो सकती है इस तरह के कॉलेजेस पे। ठीक है, और आप भी जानते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी की कोई सीट कभी खाली नहीं रहती। नीट 2024 का जो कंपटीशन है वो आप सामने देख रहे हो काउंसलिंग के दौरान, कि वहाँ पर इस लेवल का कंपटीशन है कि लाइन लगी हुई है प्राइवेट सीट्स को लेने के लिए, कोई सीट खाली नहीं जा रही। ठीक है, कट ऑफ इस बार इतना चला गया कि नीट 2023 में जहाँ MBBS की गवर्नमेंट सीट मिल रही थी, वहाँ डीम्ड सीट मिली है इतने पर। ठीक है, जनरल का कट ऑफ 652 पर आकर रुक गया। अंडमान निकोबार कॉलेज मिला बच्चे को, समझ रहे हो, अंडमान निकोबार 652 पे। ठीक है, अब सुनो, तो जब नीट के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ, नीट की सारे एग्जाम्स को स्क्रैप करके एक सिंगल एग्जाम होगा, ताकि बच्चों को इधर उधर ना भागना पड़े, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनके पैसे वेस्ट ना हो। अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन साथ में जब एज लिमिट और इन सारे क्राइटेरियाज की बात हुई, तो जो स्टेट्स थी, ठीक है, जहाँ पर ये नंबर ऑफ प्राइवेट सीट ज़्यादा हैं, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारी, तो वो स्टेट सीधा सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई थी वैसे तो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वहाँ से एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट ये सब रिमूव कर दिया गया। क्यों? या तो वो नीट के साथ जब ही जाते जब आप इसको हटा देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ये बिजनेस जो है वो खत्म हो जाए। एजुकेशन का जो बिजनेस है, ठीक है, कोचिंग बिजनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। क्योंकि बेटा 12th के तुरंत बाद कितने ही बच्चे होते हैं जो ये डिसाइड करके रखते हैं हमें तो प्राइवेट से MBBS करना है। बहुत कम, 100 में से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले लो, इससे ज़्यादा कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि जो डिसाइड करके बैठा हुआ है नहीं भाई 12th पास करने के बाद मुझे तो प्राइवेट में एडमिशन लेना है। बहुत कम, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट क्रैक करना चाहते हैं। तो उस चक्कर में बहुत कम बच्चे हैं जो 12th के तुरंत बाद उसको क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, उसके बाद बच्चे हार मानना स्टार्ट करते हैं। वो इंतज़ाम करते हैं कि हम फॉरेन से MBBS कर लें या कोई कम पैसे वाला, मतलब कम बजट वाला MBBS कॉलेज इंडिया के अंदर ही ढूंढ लें। तो वो केरला, कर्नाटका, साउथर्न जो साइड्स हैं उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेस हैं थोड़े कम रेट पे हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो फ्रेशर नहीं होते, वो ड्रॉपर ही होते हैं। उनकी जो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट है अगर आप लगा दोगे वो तो कब का जा चुका, उनकी एज तो कैसी ओवर एज हो चुकी है, वो 20+ है सारे। ठीक है, तो ज़्यादातर सीट्स प्राइवेट की कौन भर रहा है? वही बच्चे भर रहे हैं जिनको आप अगर एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट लगा दोगे वो बाहर हो जाएंगे। तो फिर बेटा एक बात बताओ, ये जो प्राइवेट सीट्स की जो कमाई है स्टेट्स की वो तो गई, और जो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बच्चे जो ड्रॉप ले लेके बार बार पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनकी कमाई भी चली गई। क्या स्टेट्स जैसे नीट के शुरुआत में कोर्ट गए थे, क्या अब नहीं जाएंगे? क्या वो आराम से मान जाएंगे? और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्लैश हुआ था इस नीट एग्जाम को लेके। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था अपनी पार्लियामेंट में कि हम नीट एग्जाम को होने ही नहीं देंगे 2025 में। ठीक है, यही बात नीचे कर्नाटका में भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन की गवर्नमेंट है, और जो सारी चीज़ें हुई थी, लीक हुआ, ये सब हुआ, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए ये बात बोली कि ये एग्जाम हम होने ही नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर करप्शन हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट ये अगर चेंज आ जाता है तो क्या वो आराम से मान लेंगे? क्या वो अपना इतना सारा पैसा वेस्ट होने देंगे? क्या वो अपने यहाँ पर MBBS की सीट्स को खाली जाने देंगे? कभी भी नहीं हो सकता।
तो ये एज लिमिट आने वाली है 25 में, अटैम्प्ट लिमिट आने वाली है 25 में, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अगर स्टेट्स को बोला भी है कोऑपरेट करने के लिए, तो वो किसी और वजह से ही बोला होगा, कुछ और चेंजेस लाने की वो कोशिश करेंगे। हो सकता है सेक्शन बी को रिमूव किया जाए, ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वो कोरोना की वजह से लाया गया था कि कोरोना में बच्चों की तैयारी कम है, तो पेपर को थोड़ा सा ईजियर साइड पे लाने के लिए सेक्शन बी डाला गया था। जेई से हटा दिया, नीट से भी हटाया जा सकता है। क्या कट ऑफ कम होगी? कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। कट ऑफ के अंदर 20 से 30 एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन देखो वो बरकरार है पूरा का पूरा। पेपर का लेवल हाई नहीं होने वाला है, क्योंकि नीट ने पिछली बार, एनटीए ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, कि हमारे पेपर के लेवल में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स बन गए थे ना भाई, इस बार रिकॉर्ड बन गया था टॉपर्स का। तो एनटी ने क्या बोला कि हमारे पेपर के लेवल में कोई कमी नहीं है, पेपर का लेवल वही का वही है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों का आईक्यू बढ़ गया है। ऐसा उनका कहना था कि बच्चों का आईक्यू बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करने लगे हैं, ठीक है। और काफ़ी फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब है, कोचिंग्स है, जिस वजह से बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पेपर में कोई कमी नहीं है। तो पेपर का लेवल इस बार नहीं बढ़ने वाला। क्यों? लगातार सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। इस बार भी सिलेबस के अंदर बहुत अच्छा खासा रिडक्शन है, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो आप सोचो, कोर्स कम करते चले जा रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे, नहीं बोलते कि पेपर बेकार था, पेपर को अच्छे लेवल का बता रहे हैं, तो किस बेसिस पे वो पेपर को टफ बनाने वाले हैं? ऐसा होने नहीं वाला। पेपर के अंदर बच्चे, नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार भी पिछले बार से ज़्यादा ही आएंगे। पेपर ऑनलाइन नहीं होने वाला है, वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि पेपर को कंडक्ट कराने के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। अभी तक एमसीसी अपनी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में लगा हुआ है, मतलब नीट 2024, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अभी भी चल रहा है। मतलब नीट 2024 के जो एडमिशन्स है वो अभी तक भी चल रहे हैं, अभी तक भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि पेपर को टाइम पे कंडक्ट कराएं और ये सारे इतने सारे चेंजेस ले आएं। और एक सजेशन जिसको सब लोग हाइड कर रहे हैं, वो सजेशन भी है उस रिपोर्ट में। वो पता है क्या है? कि ज़्यादातर जो नीट के सेंटर्स रखे जाएं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस रखे जाएं या गवर्नमेंट स्कूल रखे जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर ये सारी गड़बड़ होती है कि लीक हो गया, पेपर में चीटिंग हुई। स्टाफ जो है, क्योंकि वो उनकी निगरानी में नहीं रहता, प्राइवेट स्टाफ होता है उसी कॉलेज का, उसी स्कूल का। तो एक बात बताओ, इतने कम समय के अंदर इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को अरेंज करना, फिर उसके अंदर स्टाफ अरेंज करना, वो भी अपना, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स अरेंज करना, ये तो होने नहीं वाला। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, पेन पेपर बेस्ड ही होगा, कोई आपका कट ऑफ में डाउनफॉल नहीं आने वाला है। कट ऑफ आपका अच्छा खासा ही रहने वाला है, पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर सिंपल ही आएगा, कट ऑफ हाई होगी, बच्चे ज़्यादा ही रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें भूल जाओ, एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, ये सब कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पढ़ाई में लग जाओ बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू, पढ़ाई में लग जाओ। 164 डेज रह गए हैं, क्यों अपने ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो? अपने पेरेंट्स के ड्रीम के साथ खेल रहे हो? अपनी खुद की लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हो? इन सारी चीज़ों को बंद कर दो, इस तरह की वीडियोस को देखना बंद कर दो प्लीज़। मैंने इस डिबेट को यहीं अंत कर दिया है। अब आप कुछ देखो तो सिर्फ तब देखना जब नीट का ऑफिशियल फॉर्म ऑनलाइन आ जाए और उसकी नोटिफिकेशन को पढ़ना। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, मेरे फैक्ट्स पसंद आए हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके जो साथी हैं वो परेशान होना बंद करके पढ़ाई में लग जाए, ठीक है। नहीं तो बच्चों याद रखना, सीट्स तो इस बार भी आएंगी, बच्चे इस बार भी एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे जाएंगे, वाइट अपने के साथ अपनी फोटोज़ डालेंगे, और आप फिर देखोगे कि आपका दोस्त सिलेक्ट हो गया, वो सिलेक्ट हो गए, वो सिलेक्ट हो गए, पर आप नहीं हो पाए। तो इस रिग्रेट की फीलिंग में ना जाना हो, पढ़ाई में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, फ़ोन को साइड फेंको, पढ़ाई में लग जाओ। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ कहना चाहते हो, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो द एसवीपी इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम हैंडल से, या मेरे अपने पर्सनल द विक्की सिंह के इंस्टाग्राम हैंडल से। दोनों का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, अगर रिटर्न फॉर्म में चाहिए और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ अगली वीडियो में।